आइए, स्वागत है दोस्तों आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं ये कह रहा हूँ आज आप लोगों के लिए 10वीं क्लास का हिंदी जो चैप्टर का नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिखा किसने है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। ये लिखा है इसको। तो इसका देखिए, कुछ भी जानने लिखने से पहले, किसी के बारे में जानने से पहले, कोई भी निबंध या कहानी को जानने से पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, लेखक के बारे में जानने से हमें क्या मिलता है कि 1 नंबर या 2 नंबर हमें मिल सकता है। तो बस 1.5 नंबर या 2 नंबर हमें गारंटी के साथ मिल जाता है। तो हमको लिखना किस तरह है, देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी बुक 10वीं क्लास से या गोधूली से ली गई है। क्या कहता है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इन्हें लिखा है। हिंदी के महान कवि और जाने माने पहचाने और भी कुछ ऐसे ही लिख देंगे हम, तो हमें नंबर मिलने की संभावना अधिक रहती है। थोड़ा लेखक के बारे में जान लेने से बहुत ही लगता है कि एग्जामिनर को नहीं बहुत अच्छा जान लेता है, इसलिए लेखक के बारे में लिखा है। और बहुतों को ऐसे, अच्छा, लेखक के बारे में जानने से हमें क्या मिलता है कि हम ये जान पाते हैं कि इसको लिखा किसने। ऑब्जेक्टिव नंबर हमको बहुत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बहुत कामदायक लाभदायक होता है। तो आइए, हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो क्या कहता है लेखक के बारे में, लेखक का परिचय हम आपके यहाँ से देना चाहते हैं तो इस तरह दे सकते हैं। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद देखिए, दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? दलित परिवार में हुआ था इनका जन्म। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे कहता है मानव मुक्ति के पुराधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। कितने थे? सुपठित जनों में से एक थे। आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1 नंबर, यहाँ भी आपका मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर के लिए तो यहीं से उठाया जाता है, कहीं से थोड़ा ना ऑब्जेक्टिव नंबर हम दे देते हैं। बस इसी में से छाट के हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों के पास कितना नॉलेज है, कितना आप लोग कंटेस्ट हो, कि कितना ध्यानपूर्वक आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक, तो प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, न्यूयॉर्क कहाँ पे स्थित है, ये ऑब्जेक्टिव नंबर में बन जाएगा। तो आपको लिखना है अमेरिका में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। फिर वहाँ से लंदन, यानी लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में है। लंदन इंग्लैंड में है, आपको यहाँ बताया गया है। और आपको लिखना है लंदन किस जगह स्थित है, तो लंदन इंग्लैंड में है। तो ये आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, उन्होंने संस्कृत, धार्मिक, पौराणिक और पुरावैदिक पाखंड वाग्यंत अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापना प्रस्तुत की। क्या किया? वो कहाँ पढ़ा था? तो वो उसने पढ़ा था संस्कृत का धार्मिक, उसके बाद देखिए पौराणिक, उसके बाद देखिए पुरावेद वाग्यंत अनुवाद के जरिए पढ़ा था। उसके बाद ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं की। क्या किया? अनेक मौलिक स्थापना किया। सब मिलके वो ऐतिहासिक वो क्या किया? ऐतिहासिक मीमांस। क्या किया? मीमांस 1 नंबर यहाँ पे मानिए। विविधता 2 नंबर। अर्थशास्त्र 3 नंबर। समाजशास्त्री 4 नंबर। शिक्षाविद यानी शिक्षाविद के शिक्षा के विद मतलब डॉक्टर, तथा धर्म दर्शन में व्याख्यात बनकर उभरे। तो ये सब में दर्शन क्या हुआ? ये सब उभरा यहाँ पे। कहाँ पे? ये सब पांचों इसमें शास्त्री में। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत की। स्वदेश मतलब अपना देश। अपना देश में वो कुछ समय तक क्या किया? वकालत किया था। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को क्या किया? किसको देखिए, भूमिका अधिकार की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा? अछूतों को, स्त्रियों को और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। क्या किया था? इन तीनों को सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया था, यानी बहुत मेहनत किया था। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन थे? तो ये थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये 3 थे। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का आएगा। क्या कहता है लघु उत्तर प्रश्न से, बाबा भीमराव अम्बेडकर के चिंतक व रचनात्मक के मुख्य 3 लोगों के नाम बताएं। मुख्य 2 लोगों के नाम बताएं। ऐसे आएगा तो आपको यहाँ पे लिखना है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, भारत के संविधान निर्माता में उनकी महती
महती भूमिका और एक निष्ठ संपन्न के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कह सकते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये भी अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाएगा। किसके? भारत का संविधान बनाने में कितना टाइम लगा था? तो 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। आप इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया था। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में, दिल्ली, दिसंबर 1956 में। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव नंबर ये सबसे बनता है। तो ये सब मेन टॉपिक आप याद रखिएगा। दिसंबर 1956 ईस्वी में बाबा साहेब का क्या हुआ? निधन हो गया था। निधन, बड़े आदमी हो अगर मरते हैं, महान सब आदमी मरते हैं तो उसे निधन कहा जाता है, ना कि वो मृत्यु कहा जाता है। तो ठीक, आगे देखते हैं। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी थी। ये सब पुस्तक लिखा था बाबा साहेब ने। यहाँ से देखिए, आपका यहाँ तक मिल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आप याद रखिएगा, इसको नोट भी कीजिएगा कि कौन कौन सा पुस्तक लिखा था। यहाँ पे आएगा 4 ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन में 3 बुक का नाम दिया होगा, एक नहीं रहेगा। तो बाबा साहेब ने किस पुस्तक को नहीं लिखी थी, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। बाबा साहेब ने, देखिए 3 का क्वेश्चन आपका 3 कवि का दिया होगा, एक बाबा साहेब का दिया होगा, और वहाँ पे पूछेगा कि बाबा साहेब ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। द कॉस्ट इन इंडिया, क्या बाबा साहेब ने लिखी थी? डियर मैन मैकेनिज, क्या बाबा साहेब ने लिखी थी? आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप बिना पढ़े तो लिख नहीं सकते, इसलिए आपको इसको याद करना होगा। अच्छा, बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये मैं ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा दिया हूँ। तो क्या इसमें इसने लिखा था? तो थायर ऑन इग्निस्ट स्टेट, क्या इसने लिखा था? ये सब ऐसे ही क्वेश्चन बनता है और ऐसे ही लिखा जाएगा, तो आप इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिए क्या कहता है, हिंदी में उनका संपूर्ण वार्यन भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वार्यन नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। उसके बाद देखिए, यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लली सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ किया गया। कहाँ का किया गया? संपादन के साथ किया गया। किसके द्वारा? तो लली सिंह यादव के द्वारा। यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल यानी लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 में अध्यय भाषण के रूप में तैयार किया गया। कब किया गया था? लाहौर में किया गया था। कब? 1936 ईस्वी में। कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? लाहौर में। किस कारण से? जाति पाति के कारण से किया गया था। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है कि परंतु इनकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। ये स्थगित भी हो गया था और पढ़ा नहीं जा सका था। उसके बाद आगे देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। इसे बाबा साहेब ने किया गया था स्वतंत्र पुस्तिका, मतलब क्या है कि पूरे देश में पढ़ सके, पूरी दुनिया में पढ़ सके, जिसे मतलब कोई रोक छोक नहीं, उसे स्वतंत्र कहते हैं। तो इसी ने क्या पुस्तक को स्वतंत्र रूप दे दिया। उसको देखिए आगे क्या कहता है कि प्रस्तुत आलेख में वह भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवस्थित संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मान्यता क्या वो प्रस्तुत आधुनिक काल में जाति प्रथा के नाम से यहाँ पे माना गया, तो यहाँ पे विख्यात हुआ। आगे देखते हैं क्या कहता है कि संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा व मानवता नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विस्मयतानुपूर्वक सामाजिक आधारों, पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उनकी अवस्था थे कर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रात विविधता का दृष्टिकोण उभर सकता है। प्रकृति पर भी समाज यहाँ पे क्या जाति प्रथा और श्रम विभाजन प्रकृति पर अवस्था करके यहाँ पे स्थान लिया है। प्रकृति पर भी यह एक संभ्रात यानी यहाँ भी एक अपना जगह लेके बैठा हुआ है। विविधता एक दृष्टिकोण उभर सकता है। यहाँ पे देखिए सभी मजदूर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गरीब लोग सभी यहाँ पे मजदूर दृष्टि अपना नेत्र यहाँ पे बनाया जाता है, ज़्यादा विख्यात होता है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। क्या है? भारतीय नागरिकों के लिए ये कथन जो है अधिक शिक्षाप्रद है। तो ये है आपका पाठ का सारांश। और कैसा लगा सारांश आपको? अगर सारांश से बढ़िया लगा तो हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ, तो बने रहिए हमारे चैनल में। आप ये था आपका किताब की भाषा। आप देखते हैं पाठ का सारांश क्या कहता है। पाठ का सारांश अगर हम लिखना चाहेंगे तो इस तरह होगा। प्रस्तुत पाठ में लेखक
महोदय ने जाति प्रथा के कारण समाज उत्पन्न रूढ़िवादी एवं लोकतंत्र पर खतरा को चित्रित किया है। क्या किया है? लोकतंत्र पर खतरा को चित्रित किया है। आज के वैज्ञानिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज के युग में जातिवाद के पोषकों को की भी कमी नहीं है। उनका तर्क है कि समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता हूँ। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, परंतु जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजित वर्गों में एक दूसरे को अपेक्षा उच्च नीच करार देती है। क्या करती है कि आज के देश में क्योंकि जाति प्रथा भी एक श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। ये जाति प्रथा जो है ये श्रम विभाजन मतलब मजदूरी का दूसरा रूप है, परंतु जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अवस्थाभाविक विभाजन यानी ये जो श्रम विभाजन मजदूरी जो करता है इसमें दो टुकड़े में बांटा गया है। विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। ये जो मजदूरी करता है, जो घर में रहता है, तो इसको भी दो टुकड़ों में बांट दिया गया है। अब आगे देखते हैं, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है और अस्वाभाविक श्रम विभाजन के कारण मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपनी पेशा चुनाव नहीं कर सकता। अपनी पेशा को हम चुनाव नहीं कर सकते हैं। पेशा जो है ये कहाँ है? ये गर्भवती मतलब महिला मतलब गर्भ से ही उत्पन्न होती है। तो हमें क्या पैसा करना है जाके, भले यहाँ आके अलग काम कर लेते हैं, लेकिन हमें जो पैसा हमारा बंधा हुआ है तो ये हिंदू धर्म में गर्भ में ही निर्धारित किया जाता है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन के कारण मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपनी पेशा का चुनाव नहीं कर सकता। माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पैसा निर्धारित कर दिया जाता है। हमारे जो गार्जियन है, माता पिता है, जो भाई बहन हमें करता है, बस हम उनके देखा देखी में भी पड़ जाते हैं। हम उन्हीं के जैसा करना पड़ता है और हम करते आते हैं। निर्धारित गर्भ में ही निर्धारित कर दिया जाता है कि हमारा खानदानी पैसा क्या है, हम वही करेंगे। मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध भी देती है। भले ही पैसा अनुयुक्त और अपर्याय होने के कारण वह भूखों मर जाए। तो वह देखिए आजकल क्या है कि ये जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर एक चमार जाति से था, क्या एक दलित परिवार से था, लेकिन ये संविधान लिखने का पावर इन्हें था। और इन्हें जब जाते थे स्कूल तो इन्हें गेट में ही बैठा दिया जाता था, इसको अंदर जाने नहीं देता था। ऐसे हालत था इनका। तो यही सबको देखते देखते ये पढ़ा लिखा अच्छा किया और बाद में ये क्या किया संविधान लिखने लगा। संविधान लिखते ही अछूतों को ये मिटा दिया। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। वो भूखे, देखिए भले ही पैसा अनुयुक्त हो, जैसे कि हमें इस काम से संतुष्ट नहीं है, हमें ये काम से हमारे पेट में परिवार नहीं चल सकता है, लेकिन हमें ये काम करना पड़ जाता है। हमें मजबूरी है मेरे साथ कि ये काम हमें करना ही होगा तो करना ही होगा। भूखों मर जाए, पैतृक पैसा है वह प्रारंभ नहीं हो, इसके बाद भी चुनाव करना पड़ता है। हमारे पैतृक पैसा जो है हमें वही काम करना पड़ता है, हम दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। देखिए चाहे कोई भी जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन जाति प्रथा जो हमारा है, हमारा जो बाप दादा करके आया है, हमारा कर रहा है, हमें भी वही काम करना चाहिए। हम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। बेरोजगारी का एक प्रमुख यह प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये जो बेरोजगारी है आजकल तो देख रहे हैं, बेरोजगारी नए युवा सब जो बेरोजगारी है, क्यों? क्योंकि जो काम हमें मेरा पिताजी माताजी हमें जो पैतृक काम है वो करता है, लेकिन हमें उस काम से संतुष्ट नहीं है, हमारा परिवार उससे नहीं चल सकता है, इसलिए हम आज बेरोजगारी बैठ के हैं। बेरोजगारी हमारी बढ़ गई यही कारण से। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि में भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। क्या है? गंभीर दोषों से युक्त है। कि क्या है गंभीर दोषों से? तो श्रम विभाजन की दृष्टि में देखते हैं, हमें ये कहानी से यही मिलता है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से हम ये जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को करें। आजकल देखते हैं कि उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचित के साथ विश्वमयताएं करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक प्रथा है। इसको आप नोट कीजिए थोड़ा सा। कहाँ से जाति प्रथा हानिकारक है? तो आपको लिखना पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। उसको देखिए आगे क्या कहता है। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज
क्षमता भ्रातृत्व पर आधारित होगा। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। भ्रातृत्व क्या कहता है, भाईचारा को भ्रातृत्व कहते हैं। अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए। जो आदर्श समाज होता है उसमें गतिशीलता होनी चाहिए, उनमें काम करने की जुनून होना चाहिए, उसमें बेरोजगार नहीं होना चाहिए। जो भी काम मिले हम उसे करते चले, हमारा तभी हमें एक क्या होता है आर्थिक स्थिति मिल सकती है, ताकि हम अपने समाज को एक अच्छा समाज बना सके। आगे देखिए क्या कहता है कि होनी चाहिए वांछित परिवार समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। देखिए एक छोर में अगर हम यहाँ पे हैं, दूसरे छोर में कोई भी काम हो तो हमें वो छोर तक पहुँचना चाहिए, मंजिल तक पहुँचना चाहिए, ताकि हमें हमारी आर्थिक स्थिति को कम से कम खाने पीने की सहायता मिले। हमारा आर्थिक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं हमें अपर्याप्त दिखाई दे तो वो पर्याप्त हो सके, हमारा हर जरूरत पूरा हो सके। तो इसलिए एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके, ऐसा करना चाहिए। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का ये वास्तविक रूप होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसको भी नोट कीजिए आप कि हमारा वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। दूध पानी के मिश्रित की तरह हमारा वास्तविक रूप होना चाहिए, हमारा भाईचारा होना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें एक आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। क्या अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। वो इसलिए कहा कि भारतीय जो है एक भारतीय से है तो लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज स्वतंत्र समता भ्रातृत्व पर आधारित होगा। हम जो अपना भविष्य में कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें भाईचारा बन के सभी धर्म को एकजुट मिलके कोई भी कंपनी या उद्योग में काम करें। हमें जो पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे हर जाति के हर कास्ट के स्टूडेंट मतलब बच्चे आते हैं, हमें वहाँ मिलजुल के भाईचारे के जैसा पढ़ना चाहिए। नहीं, हमें वहाँ पे जाति पाति प्रथा नहीं करनी चाहिए, हमें बस मिलजुल के रहना चाहिए, मिलजुल के पढ़ना चाहिए। यही वहाँ पे लेखक कह रहा है कि हम अब अपने समाज में सम्मिलित यानी रीति रिवाज समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। क्या है, मूलतः सामूहिक दिनचर्या जीवनचर्या एक रीति या समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान करना चाहिए। हमें जो ज्ञात है, हम जो जानते हैं ये आपको हम बताएंगे तब आप सीख पाइएगा। आप जो जानते हैं हमें बताइए, कहीं कुछ देखें तो आप भी बता सकते हैं हमें, हम भी आपको बताएंगे, तभी भाईचारा निभा सकता है। दूध पानी की मिश्रण की तरह हम अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। तो ये था पाठ क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ का सारांश था। और यहाँ पे किताब में जो कुछ लेखक के बारे में भी बता दिए और कितने खंड में थे, कौन कौन बुक थे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो लेकर नए टॉपिक के साथ। और हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक मिल सके। तो ये था आपका क्या हुआ सारांश हो गया। सारांश में किताब नहीं पढ़ा क्या, उसमें बहुत टाइम लगता है, आप समझ भी नहीं पाते, तो इसलिए हम आपको सारांश बता दिए चैप्टर 1 का श्रम विभाजन जाति प्रथा। अब इसका हम लेके आएंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग जितने भी 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो इनको समझ में आए और हमारे यहाँ से तैयारी कर सके। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचते रहे। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो लेकर नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल में। जय हिंद, जय